कौन रहता है यहाँ तख्त सजा कर सदियों, ये महल्लात तो सराय की तरह होते हैं। इतना जुल्म ना करे वक्त का हाकिम हम पर, कि वक्त तो ढलते हुए साई की तरह होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी तहसील उड़ी का है वो है बेरोजगारी। यहाँ पर वो पढ़ लिख के इस वक्त ना घर के काम के रहे और ना मतलब कहीं मजदूरी पेशा करने के काबिल रहे। पाँच या 10 की फैमिली है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कहाँ श्रीनगर या बारामूला रह सकता है। अगर इंसान रहने के लिए जगह नहीं है तो वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। बेटी, जहाँ चिराग जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है। एक स्कूल है जहाँ टोटल रोल है 15 और पोस्टेड स्टाफ है वहाँ 30। क्योंकि जब सिक्योरिटी और सेफ्टी होगी तभी कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी एजुकेशन, कोई भी और मुल्क की तरक्की हो सकती है। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारी टीम ने श्रीनगर से 100 किलोमीटर का फासला तय करके नॉर्थ कश्मीर के सबसे आखिरी इलाके उड़ी का दौरा किया है। उड़ी एक खूबसूरत जगह होने के साथ साथ हमारे मुल्क की हिफाजत में काफ़ी अहम रोल अदा करती है, क्योंकि ये एक सरहदी इलाका है और यहाँ के लोगों की कई सारे मसले मसाइल होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ के लोगों से उनके क्या कुछ मसले मसाइल है जानने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनके मसले मसाइल को हम आला हुकाम तक पहुँचाएं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम नॉर्थ कश्मीर के उड़ी इलाके में मौजूद है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कश्मीर का सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट उड़ी में ही मौजूद है। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि कितना फ़ायदा इन्हें होता है यहाँ के पावर प्रोजेक्ट से, या तरक्की के हवाले से और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, या क्या मसले मसाइल इन्हें पेश आते हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। यहाँ पे जनाब जितने भी लोग हैं तहसील उड़ी के, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है जनाब। पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई जनाबी कोई मतलब उनको रोज़गार देने का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। तो आर्मी में अगर होते हैं भर्ती जनाबी, तो वहाँ भी बहुत सख्ती से जनाबी 2-4 लड़के निकलते हैं। तो जो आर्मी के साथ शाना बशाना काम करते हैं जनाब 3-4 जंगों में, वो अपने एक टांगे खो बैठे हैं, इन्हें हैंडीकैप हो गए हैं। उनके बच्चे जनाब फका कशी के शिकार हैं। वो यूनिटी जनाब उनको देती थी, जो मतलब पेंशन देती थी। तो जब यूनिट यहाँ से चेंज हो गई तो उनकी पेंशन भी बंद हो गई। वो बेचारे जनाब गुर्बत की हालात गुजार रहे हैं, उनके लिए उनकी कोई फरियाद नहीं सुनता। दूसरा जनाब यहाँ पे प्रोजेक्ट बने तो हमें उसको ये बताया गया कि 5 किलोमीटर के 10 किलोमीटर के दायरे में पावर फ्री मिलेगा। तो सर वो भी कुछ नहीं दिया आज तक। फिर बोलने लगे जी आपको बिजली फीस वो फ्री हो जाएगी, तो कोई भी उसके बारे में कोई भी जनाब गवर्नमेंट ने इंतज़ाम नहीं किया। तो इसलिए जनाब काफ़ी सारे मसलात हैं हमारे, अगर गवर्नमेंट तक पहुँचाए जाएँ, या उन लोगों के जिन लोगों जो लोग आर्मी के साथ खाना बचाना काम करते हैं, हैंडीकैप हो गए हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। पहले पेंशन देते थे, जब यूनिट चेंज होती थी तो वो मतलब दूसरी यूनिट आती थी वो बंद कर देती थी। तो उनके बच्चे जनाब अली फका कशी के शिकार हो रहे हैं। वो तालीम नहीं अपने बच्चों को दे सकते, क्योंकि वो मजदूरी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बारे में कुछ सोचा जाए, और बेरोज़गार लोग जो हैं, पढ़े लिखे बच्चे एवरेज हो रहे हैं, उनको भी कुछ नौकरी के इंतज़ाम किए जाएँ जनाब। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से, एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से और वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब से, कि हमारा जो तहसील उड़ी बुनियार एरिया है, ये बॉर्डर के मुंसलिक है पूरा एरिया। जब भी यहाँ छेलिंग होती है हम लोग इसमें पीछे जाते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों को बैंकर्स दिए जाएं। बार बार गवर्नमेंट ये ऐलान करती है बैंकर्स मिलेंगे, लेकिन आज तक हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से जब भी यहाँ गोले गिरते हैं, पाकिस्तान से जो भी गोला आता है ये हमारे सिविलियन पे गिरता है, हमारा नुकसान होता है।
कई मकान इस बार भी ऑपरेशन तंदूर में हमारे जब 2 तरफा छेलिंग हुई, इसमें हमारे नुकसान डैमेज हुए। आज तक लोगों को 1 लाख पार्शली मिला या 3 लाख फुली डैमेज, उससे मकान बन सकता है। आज 3 लाख में नीचे प्लांथ नहीं बन सकता है। हम आपकी माध्यम से रूबरू चैनल की माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों को जिनका नुकसान हुआ पूरा मुआवजा दिया जाए। इससे 3 लाख से प्लांथ एक नहीं बन सकता है, और लोगों को रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है मुतबादल जहाँ शिफ्ट हो जाए। तो हम रूबरू चैनल की माध्यम से ये LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों को बैंकर्स दिए जाएँ। तहसील बुनियार, तहसील उड़ी, तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर हमारी आबादी है। हमारी जो फार फ्लंग एरिया एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले लोग हैं, हमारी अगर प्रॉब्लमें जितनी हमारी हैं, अगर इतनों पे बात की जाए तो शायद पूरा दिन लग सकता है। मैं मुख्तसर आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं सरकार से कि सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी तहसील उड़ी का है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी इस अरूज पर है कि दिन ब दिन हमारे बेरोजगार बच्चों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। चाहे वो ड्रग्स का मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, वो सिर्फ बेरोजगारी की वजह से इस चीज का शिकार बन रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी जो है वो इस वक्त यहां पे कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट नहीं है उड़ी में कि कोई बेरोजगार वहां पे काम करे बगैर इंडियन आर्मी के। एक वाहिद जरिया उड़ी के लोगों के पास है जो फार फ्लंग एरिया, जैसे मान लो दुलांजा है, जबड़ा बटाल है, माड़ियां है, जमूर पटन है, लच्छीपुरा है, या नाविया है, या गवालन है। ऐसे ऐसे जो एरिया हैं ये फौज के नजदीक बॉर्डर एरिया में पड़ते हैं। फिर भी हम सरकार से ज्यादा शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, जो सच बात है वो इंडियन आर्मी का, क्योंकि ये फिर लोगों को काम, चाहे वो परमानेंट पोर्टर हो, कैचुअल पोर्टर हो, लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार आर्मी से मिलता है। एजुकेशन का मसला यह है कि डेवलपमेंट इसने डिप्लॉयमेंट पे यहाँ से टीचरों को उठाया, उनकी तनख्वाह यहाँ से कमल कोट से, नावारुंडा से, ग्वालता से वागजार हो रही है, लेकिन वो लोग डेवलपमेंट में असर रसूख की वजह से कोई बारामूला में है, कोई श्रीनगर में है। डेवलपमेंट का मेन मसला तो यही है ना कि जब तक ना हमारे बच्चों को तालीम मिलेगी तभी तो कुछ हो सकता है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है जी कि इन्होंने जब सरकार बनी, सरकार को बने हुए हो गए 10 महीने। 10 महीने में जब इलेक्शन का पीरियड था उस वक्त बड़े बड़े वादे किए, लोगों को बोला कि आपको गैस सिलेंडर 12 मिलेंगे, फ्री राशन मिलेगा। वो तो 2029 तक ऑलरेडी सेंटर गवर्नमेंट ने जो दिया वही मिल रहा है, लेकिन हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई सहूलत नहीं मिली। हमारे तहसील उड़ी के अंदर 4 पावर प्रोजेक्ट हैं, इन्होंने 5 किलोमीटर का हर वक्त वादा किया कि फ्री मिलेगी, बजाय उसके एक गरीब आदमी जिसको दिन की मजदूरी नहीं मिल रही है वो भी 1500 रुपये फीस भर रहे हैं, और फ्री तो फ्री रही बात, कहाँ से फ्री होगा। मैं आपकी वसातत से हुकाम आला को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें शक नहीं है कि सबसे पहले जो बेरोज़गारी का मामला है ये थ्रू आउट स्टेट का है, लेकिन रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो उड़ी की पोजीशन है, यहाँ पर कोई कारोबार या किसी किस्म का हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर वो पढ़ लिख के इस वक्त ना घर के काम के रहे और ना मतलब कहीं मजदूरी पेशा करने के काबिल रहे। तो मैं आपकी इस चैनल की वसातत से हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस उड़ी की बच्चों की मजबूरी को और उनके वालिदैन की मजबूरी को, कि बच्चे आज उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं, क्योंकि बच्चे 14 साल या 20 साल पढ़ाए और आज वो माँ बाप को कुछ कमा कर देने के बजाय उल्टा वहाँ से खाने के लिए मांग रहे हैं, खुद कमाने के लिए भी उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई उनके हाथ में कारोबार नहीं है कि वो कारोबार करें, दुकान चलाएं, कुछ चलाएं, इतने फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। तो इस उड़ी के लिए कोई ऐसा पैकेज जिस तरह पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया था
एक ज़माने में 96 की बात है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कि उन्होंने इस बेरोज़गारी को मद्देनज़र रखते हुए थ्रू आउट हैबिटाट्स, यानी जहाँ जो भी विलेज था उसकी हैबिटाट्स के मुताबिक, उस स्कूल के मुताबिक, उसी गांव से 12th पास या उस वक्त थे या BA पास प्रायोरिटी पर लगाए गए और थोड़ी सी मतलब कमी आई। तो इस सिलसिले में हमारी यही इल्तिजा होगी कौमी बाल से कि कम से कम या तो उड़ी के लिए जिस तरह 2005 में यहाँ पर CRP की जानब से जो इन्होंने हमारा इलाका ज़लज़ले में अडॉप्ट किया था, कमल कोट एरिया, कुछ लोग लगाए थे, तो उस सिलसिले में पूरी उड़ी को अगर लिया जाए, फार फ्लंग एरिया जो ऑन द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल हैं, उनके लिए एक पैकेज बनाया जाए, आर्मी में भी एक फैसिलिटी दी जाए कि इनको कहीं भी मतलब दूसरे लोगों से तरजीह दी जाए ताकि वो अपना रोज़गार वो सिलेक्ट किए जाएँ और उनको रोज़गार मिल सके। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन, हम सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है आज इस टाइम में अगर इंसान रहने के लिए जगह नहीं है तो वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। और एजुकेशन तब हम दे पाएंगे अपने बच्चों को जब स्टाफ होगा, जब वहाँ पे ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीचर होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें 2018 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद कोई भी नहीं हुई। स्कूल में अगर 50 बच्चा है, वैकेंसी 5 हैं, एक टीचर है, वो क्या पढ़ाएगा 50 बच्चे को। उसके अलावा अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि अगर एक फादर टीचर है, हो सकता है कि उसका कोई बच्चा अनपढ़ रह जाए, मगर अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो वो कभी भी अपने बच्चे को एजुकेशन से दूर कभी नहीं रखेगी और उसकी कोशिश रहेगी कि मेरा बच्चा एजुकेशन हासिल करे। जहाँ 190 लड़का है वहाँ 6 टीचर हैं और UKG से वहाँ तालीम पढ़ाई जा रही है, यानी कि वो 12 क्लासें बनती हैं। 12 क्लासों को 6 टीचर कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। नंबर 2, पहले फिर भी RT टीचर लगकर तो मकामी सतह पर कुछ हो जाता था, लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ किसी प्रोजेक्ट को उठाया जाए, गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च करती है वो पैसा ऐसी जगह पर लगे जहाँ लोगों को फायदा मिल सके, ना कि ठेकेदारों को फायदा मिले। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। कौन रहता है यहाँ तख्त सजा कर सदियों, कौन रहता है यहाँ तख्त सजा कर सदियों। ये महल्लात तो सराय की तरह होते हैं। इतना जुल्म ना करे वक्त का हाकिम हम पर, इतना जुल्म ना करे वक्त का हाकिम हम पर, कि वक्त तो ढलते हुए साई की तरह होते हैं। किसी भी कौम को अगर
नुकसान पहुंचाना है या गिराना है या किसी भी मंजिल से रोकना है, तो उसका सबसे पहला सिस्टम अगर तबाह करना है उसको गिराने के लिए, तो उसका एजुकेशन निज़ाम अगर उसका बंद कर दोगे, एजुकेशन निज़ाम को तरक्की नहीं मिलेगी, तो वो कौम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसकी मैं बोलता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो हमारी ऊड़ी, और ऊड़ी में भी ख़ासकर हमारा जो ये एरिया आता है ऊड़ी और बुनियार, इस एरिया में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ रोल अच्छा है, स्टाफ नहीं है, रोल अच्छा है, एकोमोडेशन नहीं है। और यहाँ एक चीज़ और हमें देखने को मिली है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर के अंडर आता है, यहाँ इसके लिए मैंने आरटीआई भी किया है। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जितने भी स्कूल हैं उनमें क्या ये ऑफिसर लोग या तो ये किसी दबाव के नीचे आकर के इसको रीजनलाइजेशन करके इसको स्टाफ को बराबर नहीं कर रहे। एक स्कूल है जहाँ टोटल रोल है 15 और पोस्टेड स्टाफ है वहाँ 30। क्या वहाँ से उठा करके जहाँ स्टाफ कम है वहाँ नहीं लगा सकते हैं? क्या वो सैलरी गवर्नमेंट से वो टीचर नहीं ले रहा है? ठीक है, अगर उसकी पोस्ट वहाँ है, मगर काम चलाने के लिए जब तक तालीमी निज़ाम को अगर बेहतर करना है, वहाँ से दूसरी जगह वो नहीं दे सकता है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, पहलगाम अटैक के बाद हमारे टूरिज्म पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर भी उसके बाद हुआ। तो यहाँ के लोग बॉर्डर से बहुत ही नज़दीकी पे रहते हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि इन पर क्या असर पड़ा और इन्हें क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस टाइम पे, और क्या यहाँ के लोगों को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। इनकी जो भी ख्यालात है जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपने जो ऑपरेशन सिंदूर की बात की सर, वो तो ठीक है, जो हुआ वो आप मतलब दो मुल्क के मसला था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसमें बॉर्डर के गरीब लोग, बॉर्डर के सभी लगते हैं लेकिन बॉर्डर के जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पीछे जाते हैं। जब कोई भी गोलाबारी होती है, जिसके पास कुछ अपनी कंडीशन होगी वो अपने बच्चों को सेफ करेगा, किसी जगह सिटी में ले जाएगा, लेकिन एक गरीब क्या कर सकता है जिसके पास 5 या 10 की फैमिली है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह अपने बच्चों को कहाँ श्रीनगर या बारामूला रह सकता है। इसलिए भी हमारी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बॉर्डर एरिया को, जिस तरह उड़ी है, बनियार है, इनको जिस तरह कमल कोट इसमें आता है, शादरा जबड़ा आ रहा है, नावारुंडा है, इस जमूर पट्टन है, ग्वालन है, इसमें प्रायोरिटी पे हमें बैंकर दिए जाएं, जिसमें ताकि कल कोई ऐसा दोबारा कोई गोलाबारी का मसला हो, हम लोग अपने बच्चों को शेल्टर दे सकें, जिसमें अपनी जान बचा सकें, ताकि आगे से फिर जो भी बात होगी, डेवलपमेंट की बात तो होगी, सड़कें रोडें ये बनती रहती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है कि जब तक एजुकेशन में कुछ बढ़ोतरी आएगी। सिंदूर के ऑपरेशन का ताल्लुक है, इसमें शक नहीं है कि काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ, मकान डैमेज हुए, और हम यहाँ पर हमारी फैमिली जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर थी भाग कर श्रीनगर चल गई, और आर्मी ने उनको वेकेट किया, पुलिस ने भी वेकेट करके यहाँ पर ले गए, और उसके बाद जो नुकसान हुआ उसकी भी कुछ हद तक तलाफ़ी हुई, अगर ज़्यादा नहीं हुई तो लेकिन कुछ हद तक मतलब हुई तलाफ़ी। उनको जो भी मुआवजा मिला उससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उससे ये मामला जो है ये हल नहीं हो सकता है। अब सिंदूर के मामले जो है ये होना या ना होना ये दूसरी बात है, ये किस हद तक है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ऐसे मतलब प्रोग्रामों के लिए मतलब गवर्नमेंट को भी अपनी आवाम का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है, बुनियादी है। तो उसके लिए जो भी हो ऐसा, तो उसके लिए सबसे पहले जो बुनियादी बात है हमारे यहाँ पर बुज़ुर्गों ने कही अभी, तो मैं ये कहता हूँ कि हमें जल्द अज जल्द आला कौम से अपील है कि इस इलाके के लिए बंकर दिए जाएँ, ताकि हमारे बच्चे जब वो आए वो तूफ़ान, जब वो शलंग आए तो उसकी आवाज़ से ही हमारे बच्चे सहम के मर जाते हैं। हुआ भी ऐसा जगहों पर, तो हम चाहते हैं कि उससे कहीं बचाने वाला तो ऊपर वाला है। अब जब उससे थोड़ी सी हमें मतलब शेल्टरिंग मिलेगी, शेलिंग से मतलब बचेंगे हम, ताकि हमें बंकर होना चाहिए, और इस नवीद का बंकर होना चाहिए जिससे हमारी फैमिली उसमें रहकर अपने आप को महफूज समझे। तो ये प्रायोरिटी बेसों पर गवर्नमेंट को टेक अप करना चाहिए। प्लान्स या ये दूसरी चीज़ों का इसका मतलब भरोसा नहीं होना चाहिए। जल्द अज जल्द मतलब स्पेशल प्रायोरिटी पर इसको हाथ में लिया जाए और लोगों को मुतमैन किया जाए, ताकि ये अपने कहीं मतलब एक फायरिंग भी होगा तो हकीकत में हमारे लोग कहीं भाग कर
ऊपर चले जाएंगे, चाहे वो उनके पास कुछ हो पैसा या ना हो, लेकिन उसके लिए मैं प्रायोरिटी पर गवर्नमेंट से कहूँगा आपके वसातत से, आपके प्रोग्राम की वसातत से कि वो उसको टेकअप करें। मैं सबसे पहले अपनी सेना को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया। खासकर मैं इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूं क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर, अपने साथ अगर कुछ भी अपने ऊपर जुल्म झेला, मगर हमारे जो सिविलियन जो एरियाज थे उनको बचाने की कोशिश की। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात करते हैं, जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो ये काफ़ी दुखद बात है। हम सब जो कश्मीरी हैं एक आवाज़ में कंडेम करते हैं इसको और हमेशा करते रहेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए वो काबिल तारीफ़ थे, क्योंकि मुल्क की सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी पे आती है, क्योंकि जब सिक्योरिटी और सेफ्टी होगी तभी कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी एजुकेशन, कोई भी और मुल्क की तरक्की हो सकती है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं वो सही थे, लेकिन उसके बाद जो हालात पैदा हुए उससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का कोई भी फ़ैसला होगा वो हम आवाम को कबूल है, लेकिन आवाम के मुद्दों को आगे रखना ज़रूरी है, आवाम की दिक्कतों को आगे रखना ज़रूरी है। बॉर्डर पे क्या हालात पैदा होते हैं उस समय, उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी जो भी इस सेक्टर में काम हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। रहा सिंदूर का मसला, उसमें जो कुछ हुआ उसको हमने सहल लिया। अपने छातियों पर गोले बरसे, हमने वो उसमें ज़ख्मी हुए, क्या हुआ, मकानों का डैमेज हुआ, कुछ मिला, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब किसी के जेब में कुछ होगा वो अपनी जान बचाएगा, किसी को तालीम होगी वो किसी नौकरी हासिल करेगा। जब उसकी तालीम बेशक ही कमज़ोर होगी, उसको क्या सिंदूर से या किसी बैंकर से में रहकर ज़िंदगी बचेगी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं होगा, खाने कमाने के काबिल ही नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे पहली चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए कि यहाँ पर तालीमी मेयार को ऊंचा किया जाए, यहाँ अस्पतालों का स्ट्रक्चर के पर गौर किया जाए कि वो अच्छी तरह से लोगों की तरफ तवज्जो करें, और यहाँ का तालीमी निज़ाम ठीक किया जाए, यहाँ की वाटर वर्कर्स को ठीक ढंग से चलाने के लिए काम किए जाएं। और जो ठेकेदार कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेता है वो ईमानदारी से 40% काम पर लगाओ और 60% अंदर ले जाओ। वो काम खुदा के लिए गवर्नमेंट थोड़ा निगरानी करे कि वो काम ठेकेदार और डिपार्टमेंट छोड़ दे और इन प्रोजेक्टों पर काम अच्छी तरह से हो। सरकार हमारी बने हुए 1 साल है, होने को जा रहा है। वादे तो बड़े बड़े किए हमने वादे किए, हमारी सरकार ने किए कि हम पावर 200 यूनिट फ्री देंगे। अभी तक कुछ भी नहीं है, वही लॉलीपॉप दिखाया। 1 लाख नौकरियां 1 साल की हम देंगे, अभी तक कुछ भी नहीं है। 12 गैस सिलेंडर सरकार ने बताए, अभी तक कुछ भी नहीं है। राशन फ्री, अभी तक कुछ भी नहीं है। हमारा कहने का मुद्दा और मकसद यही है, सरकार तक, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। जो हक और सच की बात है वो करने के लिए हम आए हुए कि हमारे साथ इन वादों पे खरा उतरिए और हमारे साथ जो वादे किए हैं उन पे उतरिए। जिस तरह गवर्नर साहब ने, मनोज सिन्हा जी ने, जो भी 90 से लेके आज तक एसआरओ में जो लोग मारे गए थे, चाहे वो क्रॉस फायरिंग में मारे गए या किसी भी सिलसिले में, हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनका कि हमारी तहसील उड़ी में 70 से अबो लोग जा रहे हैं जो इसमें उनको एसआरओ मिल रहा है। सरकार भी कोई पॉलिसी लाए, सरकार भी सामने आए कि हम यहां पे क्या करने वाले हैं लोगों के साथ। अभी मैम ने यहाँ पर कहा कि पिछले 5 सालों में, इसमें शक नहीं है कि प्रोग्रेस आस्ता आस्ता चल रही है। अगर उस म्यार की नहीं हो रही है जो हम चाहते हैं, लेकिन सड़कों की हुई अब कुछ जगह रह गई हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो चीज़ें भी पूरी होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पर जो भी लोग हैं हम उनसे भी कहेंगे कि वो इस
हमारे इस मसाइल, हमारे इन मसाइलों को, जो मसाइल हमें दरपेश हैं, ख़ास कर उड़ी से बाहर जो इलाके हैं, जिस तरह शादरा है, कमल कोट है, दुलांजा है, जबड़ा है, ग्वालन है, क्या कहते हैं इसको, मतलब नावारुंडा है, या बाकी दूसरे एरियाज़ हैं, नामला सेक्टर ऊपर वाला है। तो ये जो दूर दराज इलाके हैं उनकी तरफ जो भी काम रह गए हैं, हम उनको ये कहेंगे आपकी वसातत से कि वो इन कामों को, सड़कों को या पीने के पानी के मसले को इन्हें प्रायोरिटी बेस पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में हम, जहाँ तक हमारी आर्मी का सवाल है, आर्मी ने हर वक्त, चाहे वो आंधी हो, चाहे वो आसमानी कोई आफत हो, चाहे वो शेलिंग हो, मदद की। उन्होंने अपने मतलब तरफ से अनजान कोशिश की कि अपने लोगों को, सेवलिन को मतलब दिया जाए। तो उनकी हम तारीफ़ करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने अपनी कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी हमारे मसाइल को हल करने में, हमारे मतलब मुश्किलात को हल करने में। चाहे वो हमें कभी गाड़ी ज़रूरत पड़ती है बीमारों के लिए, तो जब भी हम उनसे डिमांड करते हैं तो इंशाल्लाह वो हमें मुहैया करते हैं। तो उनकी जानब से रोज़गार भी यहाँ पर मिला है। हमारे दूर दराज ऊपर जो इलाके हैं, पोर्टर लोग जो हैं वो 10,000, 20,000 या 18,000 तनख्वाह लेते हैं। तो काफ़ी फैमिलीज़ हमारी जो हैं उन पर मुनस्सर हैं और इंशाल्लाह वो मतलब हमारी मदद करते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे पास और भी कई सारे सवालात हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि यहाँ के बाशऊर लोगों के क्या कुछ मसले मसाइल है। फिलहाल के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।